नमस्कार साथियों, मैं नीतीश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। आज की हम क्लास में 3 अक्टूबर 2018 के शिफ्ट नंबर सेकंड के पेपरों की बात करेंगे। इससे पहले हमने कई सारे क्लासों में इससे पहले के प्रीवियस ईयर पेपरों को देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो हम जेल प्रेरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सीरीज देख रहे थे, जिसमें से आज 3 अक्टूबर 2018 के पेपरों को देखेंगे। तो चलिएगा आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रीज यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज यानी कि डिसीज इज द ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, यानी कि निम्न में से ऐसी कौन सी बीमारी है जो परजीवी कृमि के कारण होती है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाई पैरासिटिक बॉम्ब। यानी आपसे पूछा है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि परजीवी के कृमि के कारण होती है। परजीवी कृमि के कारण होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है हाथी पाँव, या इसे हम फील पाँव भी कहते हैं, यानी कि एलिफेंटिसिस। दूसरा ऑप्शन है एड्स, तीसरा ऑप्शन है एस्करियासिस और चौथा ऑप्शन है मलेरिया। तो यानी एक ऐसी बीमारी का नाम बताना है जो कि परजीवी कृमि के कारण होती है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। राइट आंसर होगा एस्करियासिस। ये एस्करियासिस नामक बीमारी आपकी छोटी आंत के अंतर्गत होता है, और इस छोटी आंत के अंतर्गत जो होती है, इससे आपको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे जब अगर आपको एस्करियासिस बीमारी होती है और ये छोटी आंत को प्रभावित करती है, और छोटी आंत के साथ साथ हमें बहुत सारी कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे बोलने में दिक्कत होने लगती है, जैसे सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, बलगम के साथ खून आने लगेगा, तेज बुखार आने लगेगा और भूख नहीं लगेगी और उल्टी दस्त होने लगेंगे। ये सारी समस्याएं किसके कारण होती हैं? एस्करियासिस के कारण होती हैं। जब आपकी छोटी आंत प्रभावित होगी तो छोटी आंत के साथ साथ ये सारी परेशानियां भी आपको होने लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। आपसे पूछा है कि किसी वस्तु पर जो आप कार्य करते हो वो किस पर निर्भर नहीं करता है। पहला ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा ऑप्शन है लगाया गया बल, तीसरा ऑप्शन है अनुगमित पथ और चौथा ऑप्शन है बल और विस्थापन के बीच का कोण। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है कि जो आपका कार्य है वो किस पर निर्भर नहीं करता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुगमित पथ, यानी कि पथ फॉलो पर कार्य जो आपका निर्भर नहीं करता है। जो कार्य बराबर होता है, तो यानी कि वर्क बराबर होता है, वो होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन कॉस थीटा, यानी कि इंटू कॉस थीटा। क्या होता है कार्य बराबर? कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुणा विस्थापन कॉस थीटा। क्या होगा? बल गुणा विस्थापन कॉस थीटा। तो किस पर निर्भर कर रहा है? यानी कि बल पर कर रहा है, विस्थापन कर रहा है और कॉस थीटा पर कर रहा है, लेकिन अनुगमित पथ पर कभी भी फॉलो नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि एक फुटबॉल को लंबवत ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है तो उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल, यानी जब एक फुटबॉल को आप ऊपर की ओर लंबवत फेंक रहे हैं तो कार्यरत जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो कहाँ कार्य करेगा, यानी कैसे कार्य करेगा, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गेंद की गति की दिशा के विपरीत होता है, दूसरा ऑप्शन है अधिकतम ऊंचाई पर शून्य हो जाता है, तीसरा ऑप्शन है गेंद की गति की समान दिशा में होता है और चौथा ऑप्शन है उसके ऊपर जाने पर बढ़ता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गेंद की गति की दिशा के विपरीत होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो गेंद की दिशा के विपरीत कार्य करता है। जैसे एक गेंद है, इस गेंद को या एक फुटबॉल है, इसको फुटबॉल को आपने ऊपर की ओर फेंका तो यानी कि ये ऊपर की ओर गतिशील है, और जबकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर होगा तो गेंद की दिशा के विपरीत ये कार्य कर रहा है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब हम एक नाव से बाहर की ओर कूदते हैं तो नाव विपरीत दिशा में जाती है, इसका कारण क्या है। यानी कि मान लिया जाए ये आपकी एक नाव है और इस नाव से आप ऊपर यानी कि बाहर की ओर कूदे तो और नाव पीछे की ओर जाती है, इसका कारण क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है तथ्य यह है कि नाव पर लगाया गया बल कुल शून्य होता है। दूसरा ऑप्शन है न्यूटन के गति का पहला नियम। तीसरा है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। और चौथा ऑप्शन है न्यूटन के गति का तीसरा नियम। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, इसी नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने, न्यूमेरिकल है, आप करिएगा इसको। क्वेश्चन है एक ध्वनि तरंग के लिए आवृत्ति 8800 हर्ट्ज है और दिए गए माध्यम की चाल 352 मीटर प्रति सेकंड है, तो लहर की तरंग दैर्घ्य है। आपको तरंग दैर्घ्य यानी कि वेव लेंथ निकालना है। आप करिएगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिएगा तो देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। आपके पास आवृत्ति दिया हुआ है, आवृत्ति दी हुई है, माध्यम की चाल दी हुई है, तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलो इसका जो आंसर है वो कैसे निकालेंगे। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा और वो फॉर्मूला क्या है, यानी कि जब हम तरंग दैर्घ्य निकालना हो, आवृत्ति निकालनी हो या चाल निकालनी हो, तो एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर आवृत्ति इनटू तरंग दैर्घ्य तो चाल बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जो चाल है वो चाल s से प्रदर्शित करें और आवृत्ति को n से प्रदर्शित करें और तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो आप इस फॉर्मूले में रख सकते हैं क्योंकि आपके पास आवृत्ति है और आपके पास चाल है। आप लैम्डा निकाल सकते हो यानी कि तरंग दैर्घ्य निकाल सकते हो। तो यानी आवृत्ति की वैल्यू, चाल की वैल्यू कितनी है 352 मीटर पर सेकंड, आवृत्ति की वैल्यू कितनी है 8800 और लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करना ही है, तरंग दैर्घ्य निकालना है। तो यानी कि 352 डिवाइड ये 8800 इसके नीचे पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 352 डिवाइडेड 8800। आप इसे सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.04 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर निकलेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इमारतों को आकाशीय बिजली के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए किए जाने वाला यंत्र है। यानी कि आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं उस इमारतों को बिजली यानी जो आकाश से जो बिजली गिरती है उसके हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए जो हम यंत्र यूज करते हैं उसका नाम क्या है, आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्कोप, तीसरा ऑप्शन है बैरोमीटर और चौथा ऑप्शन है लाइटनिंग कंडक्टर। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा बताइएगा।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि तड़ित चालक या तड़ित झंझावत नाम देते हैं। जैसे एक ये बहुत ऊंची इमारत है, इस इमारत के ऊपर इस चालक को यानी कि लाइटिंग कंडक्टर को ऊपर लगा दिया जाता है और ये ऊपर सिरा नुकीला होता है और एक सिरे को ऊपर और एक सिरे को ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। इस प्रकार से और जब भी इस पर बिजली आकाशीय बिजली गिरती है तो उस आवेश को ये इस प्रकार से ज़मीन के अंदर पहुंचा देता है और इसीलिए उस बिजली के कारण उस इमारत पर कोई भी नुकसान या कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि तड़ित चालक का ऊपरी सिरा नुकीला होता है और दूसरा सिरा यानी इसके ज़मीन से जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन निम्न में से है, कौन सा है। यानी कि नासा के द्वारा एक अंतरिक्ष शटल जो यूज किया था उसमें ईंधन कौन सा उपयोग किया गया है, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है तरल नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है तरल ब्रोमीन, तीसरा ऑप्शन है तरल ऑक्सीजन और चौथा ऑप्शन है तरल हाइड्रोजन। बताइएगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है तरल हाइड्रोजन। यानी नासा ने जो अंतरिक्ष शटल जो लॉन्च किया था उसमें तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया गया था ईंधन के रूप में और इसी हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है क्योंकि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है उसमें मान होता है वो सर्वाधिक होता है। उसमें मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि क्या होता है जब एक गर्म निकाय को ठंडे निकाय के संपर्क में आता है। यानी एक कोई गर्म वस्तु है और एक कोई ठंडी वस्तु है और जब दोनों आपस के संपर्क में आती हैं तो क्या होता है। पहला ऑप्शन है ऊष्मा ठंडे निकाय से केवल गर्म निकाय में स्थानांतरित होती है। दूसरा ऑप्शन है ऊष्मा गर्म निकाय से ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है और ठंडे निकाय से गर्म स्थानांतरित होती है। तीसरा ऑप्शन है ऊष्मा गर्म निकाय से केवल ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है और चौथा ऑप्शन है नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, यानी कोई ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होती है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्या होगा, ऊष्मा हमेशा अधिक से कम की ओर स्थानांतरित होती है, यानी कि गर्म निकाय से ठंडे निकाय की ओर क्या होगी, ट्रांसफर होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा। एक टैडपॉल निम्न प्रक्रिया द्वारा एक वयस्क मेंढक में विकसित होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टैडपॉल होता क्या है। टैडपॉल होता क्या है, तो जो मेंढक का जो लार्वा होता है उस लार्वा को हम टैडपॉल कहते हैं और इसी लार्वा से मेंढक का बच्चे जन्म लेते हैं। यानी कि लार्वा को हम टैडपॉल कह रहे हैं और इसी टैडपॉल से मेंढक का बच्चा बनता है। तो आपसे पूछा है कि एक टैडपॉल निम्न प्रक्रिया द्वारा एक वयस्क मेंढक में विकसित होता है। यानी एक टैडपॉल जो होता है वो आगे चल के एक वयस्क मेंढक बन जाता है। कौन सी क्रिया के द्वारा बनता है। पहला ऑप्शन है कायांतरण, दूसरा ऑप्शन है निषेचन, तीसरा ऑप्शन है मुकुलन और चौथा ऑप्शन है क्लोनिंग। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला ऑप्शन, यानी कायांतरित या मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्रिया कहते हैं उसको। तो समझिएगा कि मेटामॉर्फोसिस होता क्या है।
कायांतरण एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी जानवर के पैदा होने या अंडे से निकलने के बाद, यानी वह प्रक्रिया जिसमें किसी जानवर के पैदा होने या अंडे के निकलने के बाद कोशिकाओं के बढ़ोतरी से, यानी कि वो उसकी सेल में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, तो शारीरिक जो ढांचे होते हैं कम समय में बड़ा परिवर्तन आ जाए। यानी उसकी जो सेल है, यानी कि जब किसी भी जीव का अंडे से जन्म हो या वास्तविक जन्म हो, यानी कि उसके निकलने बाद उसकी सेल से कम समय के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए, यानी कि कम समय में बहुत ज़्यादा सेल बन जाएं, तो क्या होगा, उस क्रिया को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, कायांतरित क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है कि बोलते समय संजय की आवाज़ कर्कश और फटने लगती है, उसकी आवाज़ में परिवर्तन होने का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, दूसरा ऑप्शन है आपका चेंजेस एज प्रोवर्टी, यानी कि यौवन आरंभ में परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है पसीने और वसा ग्रंथियों की गतिविधि में बढ़ाव, और चौथा ऑप्शन है चेंजिंग इन बॉडी शेप, यानी कि शरीर के आकार में परिवर्तन। यानी आपसे सीधा सीधा ये पूछा है कि जब आपकी आवाज़ में परिवर्तन होने लगता है और आपकी आवाज़ भारी और फटने लगती है, तो उसका संकेत क्या होता है? तो इसका 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2, चेंजेस एज प्रोवर्टी, यानी कि जब किसी भी बच्चे की आवाज़ भारी होने लगे या कर्कश होने लगे या उसकी आवाज़ फटने लगे, तो समझ लो कि उसका जो है, यानी कि यौवना आरंभ में परिवर्तन होने लगा, यानी कि वो व्यक्ति धीरे धीरे, यानी उसकी, और ये जो एज होती है वो 10 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों में होती है, यानी कि उसके बॉडी के अंतर्गत ये सारी उसका आवाज़ भारी होने लगेगी, उसकी आवाज़ कर्कश होने लगेगी और कई सारे परिवर्तन होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा हुआ है कि जंगल की आग और ज्वालामुखी विस्फोट हवा में एक मुख्य प्रदूषक को घोल देते हैं, वह प्रदूषक है। आपसे पूछा है कि जब जंगल में आग लगती है या ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो हवा में एक मुख्य प्रदूषक को घोल देते हैं, वह प्रदूषक कौन सा है? यानी जब आग लग रही है, जब विस्फोट हो रहा है, तो एक प्रदूषक होता है वो हवा में घुल जाता है, उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा ऑप्शन है कणकीय पदार्थ यानी कि पार्टिकुलेटेड मैटर, और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पार्टिकुलेटेड मैटर, यानी कि कणकीय पदार्थ जो होते हैं उनको ये प्रदूषक के रूप में हवा में घोल देते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक और खतरनाक साबित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार और स्कूटर की हेडलाइटों में इस्तेमाल होने वाले दर्पण निम्न में से होते हैं। यानी आपसे पूछा है कि जो कार, स्कूटर, आप मोटरसाइकिल या जो भी यूज करते हो उसमें जो हेडलाइट होती हैं उसमें जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है? कौन सा दर्पण होता है? पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण यानी आकार में अवतल, दूसरा ऑप्शन है आकार में उत्तल,
तीसरा ऑप्शन है आकार में समतल और चौथा ऑप्शन है आकार में गोलाकार। तो बताइएगा इसका आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आकार में जो होते हैं वो अवतल दर्पण होते हैं। अवतल दर्पण जो होते हैं वो दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी रहती है अवतल दर्पण कहलाता है। यानी कि ये दर्पण जो है, यानी कि ये इसके ऊपर बाहरी सतह पर पॉलिश होती है और ये अंदर की ओर सतह धंसी हुई है, इसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। और इसका यूज हम कई सारी जगह करते हैं, जैसे दाढ़ी बनाने के लिए, टॉर्च में, सोलर कुकर में ये दर्पण ही प्रयोग में लाया जाता है। तो यानी कि स्कूटर, गाड़ी, मोटरसाइकिल या कार हेडलाइटों में कौन सा यूज करते हैं हम? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा हुआ है द टर्म सेल वाज कॉइन्ड बाय, यानी कि कोशिका शब्द किसने दिया? कोशिका शब्द सबसे पहले किसने दिया? पहला ऑप्शन है एंटोनी वॉन लीवनहॉक, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक और चौथा ऑप्शन है जे.एम. सलीडन। जे.एम. सलीडन। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रॉबर्ट हुक नामक के वैज्ञानिक ने 1665 में सेल की या कोशिका की खोज की। कब की? 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की और सेल के बारे में बताया, यानी कोशिका के बारे में बताया। और इनकी एक पुस्तक है, यानी रॉबर्ट हुक की, उसे आप याद रखिएगा। इनकी पुस्तक का जो नाम है वो है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में सेल के बारे में इन्होंने बहुत कुछ डिटेल में यानी कि एक्सप्लेन किया है और हमको समझाया है कि कोशिका कैसे काम करती है और इन्होंने बताया था कि किस प्रकार की होती है। तो यानी कि कोशिका शब्द सबसे पहले रॉबर्ट हुक जी ने दिया और 1665 में दिया। इनकी पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आपसे पूछा है कि नेप्थलीन की गोलियां समय के साथ कारण हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। यानी कि जो नेप्थलीन की गोलियां होती हैं वो समय के साथ डैश के कारण गायब हो जाती हैं। यानी जब आप नेप्थलीन की गोलियों को खुला छोड़ देते हो तो वो धीरे धीरे करके कुछ समय के बाद वो गायब हो जाती हैं। उस क्रिया को हम नाम क्या देते हैं, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है बाष्पन, दूसरा ऑप्शन है आसवन, तीसरा ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन और चौथा ऑप्शन है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलीलाइजेशन। क्रिस्टलीलाइजेशन। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के कारण नेप्थलीन की गोलियां कुछ समय के बाद गायब हो जाती हैं। अब आपको पता होना चाहिए ऊर्ध्वपातन होता क्या है। जब ऊर्ध्वपातन का मतलब है जब कोई भी ठोस पदार्थ सीधा द्रव में ना बदलते हुए किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए। बदलना चाहिए था उसे द्रव में, लेकिन द्रव में ना बदलते हुए किस में बदल गया, गैस में बदल गया। तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं या सब्लिमेशन कहते हैं। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कपूर, तो कपूर को आप जब खुला छोड़ते हो तो वो सीधा गैसीय अवस्था में उड़ जाता है, बन जाता है। और वो तो कौन सी क्रिया है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया है। तो नेप्थलीन की गोलियां भी उड़ जाती हैं, गायब हो जाती हैं, वो भी कौन सी क्रिया है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है आपसे कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को
क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत सामूहिकृत किया गया है। यानी एक कोशिकीय जो यूकैरियोटिक होते हैं उसे किस जगत में रखा गया है, किस क्लासिफिकेशन में यानी किस किंगडम में रखा गया है, ये आपसे पूछा है। जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं उनको हम कौन से किंगडम में रखते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कवक, दूसरा ऑप्शन है प्रोटेस्टा, तीसरा ऑप्शन है प्लांटी, चौथा ऑप्शन है मोनेरा। बताइएगा इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोटेस्टा। यानी कि प्रोटेस्टा एक यूकैरियोटिक जीव होता है और इसको किस में रखा गया है, यानी कि जितने भी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं उनको हमें प्रोटेस्टा समूह के अंतर्गत या प्रोटेस्टा किंगडम के अंतर्गत या प्रोटेस्टा वर्गीकरण के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा लैंग्वेज को घुमाया है इसने। आपसे पूछा है एक तत्व के समस्थानिक में जेड का मान समान होता है लेकिन भिन्न होते हैं। बताइएगा। पहला ऑप्शन है नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, दूसरा ऑप्शन है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तीसरा ऑप्शन है नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और चौथा ऑप्शन है नाभिक परमाणु और प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। क्या होती है? यानी कि क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। अब देखिएगा, इसको समझिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कैसे हुआ। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमाया गया है। इसमें कहा गया एक तत्व के समस्थानिक में जेड का मान समान है लेकिन भिन्न है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स होते क्या है। तो समस्थानिक वो हैं, यानी कि समस्थानिक हम उनको कहते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। क्या हो? जिनका परमाणु क्रमांक समान है, जिनका परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। जैसे हाइड्रोजन, जैसे आपने सुना होगा H1 दूसरा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है H11, एक होता है 1H2, एक होता है 1H3। इनके नाम आप बताइएगा कि 1H1 को क्या कहते हैं, 1H2 को क्या कहते हैं, 1H3 को क्या कहते हैं। देखते हैं कि कौन कौन जानता है। 1H1 को क्या कहेंगे, 1H2 को क्या कहेंगे, 1H3 को क्या कहेंगे। तो परमाणु क्रमांक हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो ये एक परमाणु क्रमांक 1, इसका भी परमाणु क्रमांक 1, इसका भी परमाणु क्रमांक 1। तो तीनों का परमाणु क्रमांक 1 है और परमाणु द्रव्यमान को हम ऊपर लिखते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका परमाणु क्रमांक 2, इसका परमाणु क्रमांक 3। तो यानी कि परमाणु क्रमांक तो समान है, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। तो हम इसको क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे, आइसोटॉप्स कहेंगे। इसने यही बात कहा है कि एक तत्व के समस्थानिक में जेड का मान तो समान है लेकिन भिन्न क्या होता है, लेकिन भिन्न क्या होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? भिन्न होगी। और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटा दें तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या निकल के आ जाती है। यानी कि अगर आप एक में से एक निकालोगे, घटाओगे तो 0 बचेगा। इसका जो परमाणु क्रमांक वो आएगा, वो क्या आएगा?
यानी इसमें नाभिक न्यूट्रॉनों की संख्या 0, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2, तो यानी कि सब में भिन्न भिन्न हो गई। तो आपसे यही तो पूछा है कि लेकिन भिन्न निम्न में से भिन्न क्या होता है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। बोलो जी, क्लियर हुआ? क्लियर है तो आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि निम्न में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के या मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। यानी कि जो परमाणु रिएक्टर होते हैं, उन परमाणु रिएक्टर में मंदक या मॉडरेटर के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है कैडमियम, दूसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन है यूरेनियम और चौथा ऑप्शन है कोबाल्ट। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, जिसका हम यूज मॉडरेटर की एज ए मॉडरेटर के ही तरह करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 ग्रेफाइट। यानी कि ग्रेफाइट का जो है वो ग्रेफाइट हीरे का एक अपर रूप होता है और इसका यूज हम पेंसिल बनाने के लिए, यानी जो लकड़ी की पेन होती हैं उसका यूज करते हैं और उसको बनाने के लिए यूज करते हैं। और इसका यूज कहाँ करते हैं, मॉडरेटर की तरह, किसमें, परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर की तरह हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक खेती की विषय में उपयुक्त नहीं है। कौन सा कथन जैविक खेती के विषय में उपयुक्त नहीं है, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है यह एक कृषि प्रणाली है जिसमें जैविक खादों की अधिकतम इनपुट और पुनर्वर्गीकरण फॉर्म अपशिष्ट होते हैं। दूसरा ऑप्शन है यह रासायनिक और उर्वरकों के अधिकतम उपयोग पर आधारित कृषि है। दूसरा ऑप्शन है यह जैव उर्वरकों की मदद से होने वाली कृषि है। और चौथा ऑप्शन है इस प्रणाली में जैव कीटनाशकों का उपयोग करके कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो बताइए कौन सी जो उपयुक्त नहीं है, जैविक खेती होती है वो कौन सी विषय के लिए उपयुक्त नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जैविक खेती के अंतर्गत कभी भी रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें देसी जो खाद होते हैं उसका यूज किया जाता है, उसे हम कहते हैं जैविक खेती। इसमें कोई भी रासायनिक उर्वरक बाहर से नहीं डाले जाते हैं, केवल देसी उर्वरक या जैविक खेती के अंतर्गत वो सारी चीज़ें जैविक खाद ही उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक का एक उदाहरण है। रासायनिक यौगिक का उदाहरण पूछा है आपसे और पहला ऑप्शन है मार्बल, दूसरा ऑप्शन है ब्रॉन्ज यानी कि तांबा, तीसरा ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील और चौथा ऑप्शन है हवा। रासायनिक यौगिक का उदाहरण बताना है आपको, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मार्बल, क्या होगा, संगमरमर। संगमरमर एक रासायनिक यौगिक का क्या है, एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। एक एग्जाम्पल है और एक उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने, ये रहा। अरे तो बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा। आपसे पूछा है हरित लवक युक्त मृदुतक को निम्न रूप में संदर्भित किया जाता है। जो हरित लवक होता है आपका, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उस यूतक का नाम बताइए जिसमें
क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है? पहला ऑप्शन है कॉलेनकाइमा, दूसरा ऑप्शन है स्क्रेलेनकाइमा, तीसरा ऑप्शन है एरेनकाइमा और चौथा ऑप्शन है कॉलेरनकाइमा। चौथा ऑप्शन है कॉलेरनकाइमा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉलेरनकाइमा ए में इसके अंतर्गत क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? पाया जाता है। यानी कि ये एक ऊतक है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट क्या है? पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, ये थे आपके 3 अक्टूबर 2018 के शिफ्ट नंबर 2 के 20 क्वेश्चन। तो ये आपने देखे। इसके बाद हर बहुत जल्द मिलते हैं 4 अक्टूबर के पेपरों के साथ, जेल प्रेरी के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।